हेलो एवरीवन, जय हिंद बच्चों। क्लास 12 के यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक यूनिट का क्लास 12 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग एम लेंथ एल टाइम टी एंड करंट ये एशिया फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशन ऑफ परमीएबिलिटी इज। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन बच्चों कि डायमेंशन ऑफ परमीएबिलिटी क्या होता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन चार्ट दिया हुआ है, उसमें से एक सही करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग डायमेंशन निकाल के दिखाता हूँ। कैसे निकालेंगे बच्चों डायमेंशन परमीएबिलिटी, दैट इज म्यू नॉट का आपको डायमेंशन बताना है। म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखना है। तो बच्चों डायमेंशनल फार्मूला के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, सबसे महत्वपूर्ण बातें जो होती है उसका फार्मूला याद रखना, तभी आप बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग म्यू नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, फोर्स का अगर आप फार्मूला आप देखा जाए, फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक फार्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बट्टा R, ये होता है फार्मूला बच्चों। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे हमको म्यू नॉट का निकालना है बच्चों। तो फोर्स का डायमेंशनल म्यू नॉट का हमको निकालना है, तो म्यू नॉट को एक तरफ रखते हैं, बाकी को सबको एक तरफ भेज देते हैं। तो F बाई एल ये ऊपर चला जाएगा R है ना बच्चों, तो ये नीचे आ जाएगा 2 I1 I2। तो यहाँ पे फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी का पावर -2, लेंथ का एल होता है बच्चों, आर का एल और 2 I1 I2, तो इसको ये इंटू ये लिखेंगे, एल और एल कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग इसका लिखेंगे एम एल टी का पावर -2, एम एल टी का पावर -2 इंटू यहाँ पे ये स्क्वायर होगा ऊपर जाएगा तो ये का पावर -2। तो बच्चों आप देख रहे होंगे तो इसका आंसर होगा एम एल टी का पावर -2 ए का पावर -2, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा बच्चों। तो एम एल टी स्क्वायर ए का पावर -2 जो इस ऑप्शन में आप देख रहे होंगे सी इज करेक्ट होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर आप 2 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये सर्कुलर कॉइल of radius r carries an electric current. The magnetic field due to the coil at point on the axis of a coil located at a distance r from the center of the coil such that r very greater than capital R varies is। तो बच्चों ये सर्कुलर कॉइल है, वो सर्कुलर कॉइल में करेंट फ्लो हो रहा है ना, करेंट फ्लो हो रहा है और उसके किसी एक पॉइंट पे एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता, ये तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। जब आप क्लास किए होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल का एक्सिस पे जो फार्मूला हम लोग निकालते हैं बच्चों, फार्मूला जो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ये स्क्वायर बट्टा ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। अगर इस फॉर्मेट में लिखा जाए तो ये यहाँ पे रेडियस होता है तो इसलिए यहाँ पे r लिख देंगे, तो r स्क्वायर हो जाएगा बच्चों और x स्क्वायर के जगह पे स्मॉल r होगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है कि r को स्मॉल r को वेरी ग्रेटर देन r कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्विवेलेंट जो होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्विवेलेंट हो जाएगा। बोल रहा है कि आर जो है बहुत बड़ा है आर से, इसका मतलब अगर आर बहुत बड़ा होगा ये बहुत छोटा होगा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्यों नेग्लेक्ट होगा बच्चों, जैसे कि आप सोचिए कि एक जरा सा सोचिए कि अगर समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लो तो समुद्र के पानी में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो उसी तरह से आर स्क्वायर ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा, अगर थोड़ा सा जोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने, अगर एक लोटा पानी निकाल लो एक लोटा पानी डाल दो समुद्र में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है आर स्क्वायर अगर जोड़ेंगे जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम लोग आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं बच्चों। तो इस फार्मूला को अगर हम लोग पुट करते हैं बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ये स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा। आर स्क्वायर यहाँ पे पावर 2 कट जाएगा तो बचेगा बच्चों आपका क्या बचेगा, आप देख रहे होंगे
r का पावर 3 बचेगा बच्चों, r का पावर यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो r का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसके कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो b जो होगा वेरीज करेगा 1/r³ से, 1/r का पावर 3 पे वेरीज करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, यही फार्मूला से बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सिस की बात नहीं कर रहा है, इसमें सेंटर की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए बच्चों, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू या स्क्वायर लूप ऑफ साइड ये कैरिंग करेंट आई एट इट्स सेंटर इज, मतलब सेंटर की बात कर रहा है। तो ये जो स्मॉल आर हम लोग ले रहे हैं बच्चों, ये स्मॉल आर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सेंटर पे पहुंच जाएंगे। स्मॉल आर अगर 0 हो जाए तो सिर्फ ये बचेगा, तो बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं μ0/4 2 पाई आई ए स्क्वायर बट्टा r स्क्वायर का पावर यहाँ पे 3/2, पावर का पावर गुना होता है r स्क्वायर गुने 3/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास जो फार्मूला बनेगा μ0/4 2 पाई आई ए स्क्वायर का r का पावर 3। समझ रहे हैं बच्चों, इसको सॉल्व किया है मैंने, तो सिंपल सी बात है b बराबर μ0/4 2 पाई आई बाई ए स्क्वायर r का पावर 3। यहाँ पे भी ये भी आपका रेडियस है तो इसको r स्क्वायर लिख सकते हैं, r स्क्वायर और r का पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा r, तो 2 पाई यहाँ पाई भी कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली हमारे पास जो फार्मूला बचेगा μ0/2 आई बाय r बचेगा बच्चों, μ0/2 आई बाय r बचेगा यहाँ पे फार्मूला बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला हमारा बचेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका रेडियस ये की बात कर रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, रेडियस जो है r जो है ये के बराबर यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से है, तो इसलिए r के जगह पे ये रख देंगे, तो μ0I/2 ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो करेक्ट होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड के लिए, तो इसलिए इसको एक बार ज़रूर करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका पीडीएफ भी है आंसर के साथ, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगर किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, या तो आपको कोई भी चीज़ का एक्सप्रेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर उपलब्ध करवाऊंगा बच्चों। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट इंटीग्रेशन b.da बराबर 0। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, आप लोग गॉस थ्योरम पढ़ते थे, हम लोग गॉस थ्योरम, तो वहाँ पे ये पढ़ते थे इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E.ds बराबर Q/ε0, उसी का फॉर्मेट है मैग्नेटिज्म में। तो B.da इक्वल टू 0, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये मैग्नेटिक जो इसका पोल होता है वो डाइपोल पे एग्जिस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग अगर यहाँ करंट लिखते हैं, करंट बटा कुछ लिखते हैं, तो यहाँ पे नेट करंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो करंट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की बात जब करते हैं, जहाँ से ऑरिजिनेट होता है वहीं पे आता है, एक क्लोज लूप फॉर्म करता है। आपको ये पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक क्लोज लूप फॉर्म करता है। तो क्लोज लूप जो फॉर्म करता है, तो जहाँ से स्टार्टिंग होता है वहीं पे आके इंसर्ट होता है, जहाँ से ऑरिजिनेट होता है वहीं पे आके, मतलब एक क्लोज सर्कल फॉर्म किया जाता है। दैट इज यहाँ पे कोई पोल की बात होता है तो इसमें डाइपोल होता है, सिंगल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट बी एग्जिस्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सही है, इसलिए बी इज करेक्ट ऑप्शन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बड़ा ही 5 आसान क्वेश्चन है। साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट। साइक्लोट्रॉन का डेफिनेशन अगर पढ़े होंगे तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें
पॉजिटिव आयन बच्चों, इसका आंसर करेक्ट होगा पॉजिटिव आयन। आप डेफिनेशन में वहाँ पे पॉजिटिव आयन एक्सेलरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करते हैं, न्यूट्रॉन्स को नहीं करते हैं, नेगेटिव आयंस को भी नहीं करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट हाइज डायमेंशन ऑफ। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन बताना है। तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला आपको जानना पड़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है कैपिटल M I इंटू एरिया, करेंट इंटू एरिया ऑफ द लूप। तो I का जो हम लोग I करेंट होता है, करेंट का हम लोग डायमेंशन फार्मूला ये लिख सकते हैं, और एरिया का होता है L स्क्वायर, तो L स्क्वायर ये लिख सकते हैं बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r एंड नंबर ऑफ टर्न्स वेरीज एज। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में क्वेश्चन, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है मैग्नेटिक मोमेंट सर्कुलर कॉइल का। तो बच्चों आप देख रहे हो करंट आई अगर सर्कुलर कॉइल में फ्लो हो रही है, तो इसका जो एरिया ऑफ द लूप होगा, जिस जो करंट फ्लो हो रही है उसका क्या, वो करंट लूप का एरिया क्या होगा। तो करंट लूप का एरिया जो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स एम जो होगा आई फिक्स्ड होगा, पाई कांस्टेंट है, तो किसके प्रोपोर्शनलिटी होगा, आर प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होगा बच्चों। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बोला ए परमानेंट मैग्नेट्स अट्रैक्ट्स। क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑल सब्सटेंसेस, only ferromagnetic substances, some subtracted and repels, some substances repel ferromagnetic substance and repel all other। so option number B हो जाएगा, permanent magnet attracts only ferromagnetic substances बच्चों। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान रखेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट उसको हमेशा अट्रैक्ट करता है, मतलब परमानेंट मैग्नेट अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि व्हेन ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज हीटेड, हम मैग्नेटिक कोई सब्सटेंस लेते हैं उसको हीट कर दो तो उसका मैग्नेटिज्म क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या करेगा, रिमेन सेम वही रहेगा, या लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, आइदर ये और सी। तो इसका मैग्नेटिज्म लॉस कर जाता है। कोई भी मैग्नेट, जो भी मैग्नेट, कोई भी आपका जो सब्सटेंसेस होगा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उसको हीट करते हैं तो हीट करने से उसका लॉस कर जाता है मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं बच्चों, इफ ए मैग्नेटिक मटेरियल मूव्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज नॉन एज। कौन सा, मतलब कौन ऐसे सब्सटेंस है मैग्नेटिक मटेरियल जो स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की ओर मूव करता है। तो आपको प्रॉपर्टी पढ़े होंगे बच्चों, ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नेचर है। तो ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होगा बच्चों, जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मटेरियल होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन 10 हुआ, और भी क्वेश्चन हम लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द बेस्ट मटेरियल फॉर द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर के कोर में बेस्ट मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है। बच्चों ये यूनिट 3 का पार्ट नहीं है बट यूनिट 4 का है, बट इसका आंसर होगा ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर के जो कोर में सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग लगाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका यूनिट है बच्चों, टेस्ला का। टेस्ला इसको बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। तो वेबर पर यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर का जो होता है एक टेस्ला के बराबर होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे
स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवार्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करेंट कैरिंग एलिमेंट्स depends on distance of a point from current element is। तो बायोट-सेवार्ट लॉ आपको जानना पड़ेगा। तो बायोट-सेवार्ट लॉ का कहना क्या है? अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवार्ट लॉ यही कहता है, बायोट-सेवार्ट लॉ क्या बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा प्रोपोर्शनलिटी होगा या इक्वल टू हम लिख देते हैं करेंट एलिमेंट दैट इज आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, है ना। ये उस एलिमेंट आई डी एल का मैग्नेटिक फील्ड बताता है, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनलिटी हुआ? मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसको मैग्नेटिक फील्ड से बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, जो प्रोपोर्शनलिटी होगा 1/r² से बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। लॉरेंज फोर्स क्या है? सारा बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड होता है बच्चों। लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय, लॉरेंज फोर्स जो होता है बच्चों, इसका फोर्स का फॉर्मूला वो होता है क्यू वी क्रॉस बी, ये होता है फॉर्मूला लॉरेंज फोर्स का। लेकिन टोटल लॉरेंज फोर्स का इसमें साथ ही एक चीज और मल्टीप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसमें फोर्स का ये लॉरेंज फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्यू ई ये लॉरेंज फोर्स, टोटल लॉरेंज फोर्स। क्यू अगर कॉमन ले लेंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा ई प्लस वी क्रॉस बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख रहे होंगे इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी होगा बच्चों। वहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा अपसेलन टाइप में दिख रहा है बट अपसेलन नहीं है, ई है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज इट्स सेंसिटिविटी, नंबर ऑफ टर्न। तो बच्चों आप जानते होंगे जो सेंसिटिविटी होता है, जो सेंसिटिविटी जो हम लोग बात करते हैं, सेंसिटिविटी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट दैट इज डी थीटा बटा डी आई जो होता है वो डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फॉर्मूला एन ये बी बटा सी, दैट इज सेंसिटिविटी जो एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन का, सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन पे है। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाएंगे क्वाइल का तो उसका सेंसिटिविटी बढ़ेगा। सो ऑप्शन नंबर ये होगा इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर ये इंक्रीजेज होगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। ये मैग्नेट ऑफ ये मैग्नेटिक मोमेंट एम लाइंग अलोंग ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट बाय 90 डिग्री इज। तो बोला जा रहा है कि अगर एक मैग्नेटिक मोमेंट है लाइंग रखा गया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मैग्नेटिक मतलब 0 डिग्री से उसको मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट को 90 डिग्री में ले जाएंगे, मतलब 0 डिग्री से इसको कहाँ पे 90 डिग्री में ले गए। तो एक शुरुआत में θ1 कितना था 0, बाद में कितना हो गया 90 डिग्री। तो वर्क डन जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं ये डिराइव किए होंगे एम बी cos θ1 माइनस cos θ2। एम बी cos θ1 0 है तो इसका वैल्यू हो जाए cos 0 डिग्री। बच्चों आप जानते होंगे 1 होता है एंड cos θ2 90 डिग्री, cos θ2 90 डिग्री होता है बच्चों। तो 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा एम बी cos 0 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0। तो फॉर्मूला जो आएगा एम बी, एम होता है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट और बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है बच्चों, मैग्नेटिक ससेबिलिटी ऑफ प्लैटिनम इज 0.001 इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो बच्चों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी का जो फॉर्मूला हमने बताया था 1 प्लस काई, मतलब मैग्नेटिक ससेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेबिलिटी ये होता है। तो 1 प्लस मैग्नेटिक ससेबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों प्लेटिनम का
0.001, तो बच्चों इसको आप ऐड कर दीजिए तो आंसर होगा 1.001। ये हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाएगा बच्चों। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ये प्रोटॉन्स इंटर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। टेस्ला किसका यूनिट है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड का। और मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका लिखेंगे 5 टेस्ला, कैपिटल टी। उसके बाद बच्चों विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हुआ है 4 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एट ये राइट एंगल टू द फील्ड, एट ये राइट एंगल टू द फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन इज। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला जो होता है ना, फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन जो दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों Q V×B। यहाँ पे V×B जब साइन थीटा रखेंगे, क्रॉस के बदले में क्या आता है बाबू? V साइन थीटा, समझते हो ना? F ये आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, थीटा कितना है? 90 डिग्री। क्वेश्चन के हिसाब से 90 डिग्री बोला गया है। 90 अगर पुट करेंगे साइन 90 तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। तो Q V आएगा। Q का वैल्यू आपका है 1.6 × 10⁻19 और V का जो वैल्यू है 4 × 10⁸ और B का जो वैल्यू है 5। तो 5 4 जा 20, 1.6 × 20 × 10⁻19। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ये 10 को इधर ले आते हैं, 110, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हो? 19 है तो इसको यहाँ 10 लिखेंगे तो +1 होगा ना बच्चों, +1 तो -19 + 1 तो क्या हो जाएगा? -18। तो -18 हम लिख सकते हैं और ये गुना हो जाएगा तो 3.2 × 10⁻18 हम लोग लिखेंगे बच्चों। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों। 1.6 × 10⁻19 4 × 10⁸ है, तो यहाँ पे ठीक है, ये 5 4 जा 20 होगा, 1.6 × 20 होगा और 10⁻, यहाँ पे -19 और 10⁸ छूट रहा था बच्चों। तो माइनस ये 10 1 और -18 हो जाएगा, है ना बच्चों? आप समझ रहे होंगे। 1.6 × 10⁻18 इसके लिए, और 10 यहाँ पे 8 है तो 8 भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -10। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10⁻10। तो इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 32, तो 3.2 × 10⁻10 करेक्ट आंसर होगा बच्चों। परंतु आप देख रहे होंगे कि इस ऑप्शन में कहीं भी ऐसा नहीं है ये ऑप्शन, बट ये करेक्ट आंसर होगा जिसमें से यहाँ पे नहीं है बच्चों। तो ये ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 20। अब 2 पैरेलल वायर्स इच कैरिंग ए करंट 1 एम्पियर इन सेम डायरेक्शन। दो पैरेलल्स हम लोग 2 लॉन्ग पैरेलल्स वायर्स लेते हैं और दोनों वायर्स का जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर बच्चों, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर सेम डायरेक्शन में आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, ये दोनों के बीच का 1 मीटर सेपरेशन है बच्चों। अब बोल रहा है कि बताइए अट्रैक्शन बिटवीन देम, जो फोर्स होगा वो क्या होगा? 2 वायर्स जब भी कभी सेम डायरेक्शन में होगा, करंट फ्लो करेगा सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होता है बच्चों। दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे निकलेगा बच्चों। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा भी था, μ0/4 पाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0/4 पाई 2I1I2/r होता है बच्चों। यहाँ पे r, तो μ0/4 पाई का वैल्यू जो होता है बच्चों 10⁻7, 10⁻7 गुने 2 I करंट 1 एम्पियर इंटू 1 है और R का जो वैल्यू होता है वो भी 1 है, तो वैल्यू आपका 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा।
न्यूटन पर मीटर में हो जाएगा आंसर 2 × 10⁻⁻7। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, तो 21 क्या होता है, 2 सेल्स 1.25 वोल्ट एंड 0.75 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट किया गया है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे एक कैथोड और एक एनोड है, तो कैथोड और एनोड में क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है बच्चों। तो ये 1.25 वोल्ट है और ये 0.75 वोल्ट है सीरीज में। तो बच्चों आप बताइए, जब भी सीरीज में कॉम्बिनेशन एक दूसरे का उल्टा होता है तो एक दूसरे से घट जाता है। तो इसको E1 कह दो, ये आपका E2 है, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा बच्चों नेट EMF, नेट पोटेंशियल, है ना। तो नेट EMF जो आएगा, इफेक्टिव वोल्टेज जो आएगा E1 माइनस E2, तो 1.25 माइनस 0.75 हो जाएगा बच्चों। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 0.75 वोल्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि सी ऑप्शन में है बच्चों। तो 21 हो गया बच्चों। अब 22 पे आते हैं, जो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ये EMF ऑफ ये सेल। कौन ऐसा डिवाइस है जो एक्यूरेट मेजरमेंट करता है EMF ऑफ ये सेल? तो बच्चों ये सब पढ़े हैं। कौन करता है ये? स्लाइडिंग वायर, आमीटर, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर तो एग्जैक्ट को नहीं कर पाता है, पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट वैल्यू को कर देता है, तो इसलिए पोटेंशियोमीटर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर से, ये इस यूनिट का नहीं है बच्चों, लेकिन बट क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन वोल्टमीटर बिकॉज, क्यों? इट हैज़ ए वायर ऑफ ए लो रेसिस्टेंस, इसके पास लो रेसिस्टेंस होता है। इट हैज़ ए हाई रेसिस्टेंस, इट ड्रॉज ए हैवी करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। नो, इसमें करंट एक्सटर्नल सर्किट से नहीं ड्रॉन करता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका जो हो जाएगा डी, इट डज नॉट ड्रॉ ये करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। 24 द सेंसिटिविटी ऑफ ये पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज। तो बच्चों आप पढ़े होंगे सेंसिटिविटी ऑफ ये पोटेंशियोमीटर जो इंक्रीज करता है वो किस पे? उसका लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर को अगर बढ़ा देते हैं तो वो इंक्रीज कर जाता है। इसका यही तो आप पढ़े होंगे प्रिंसिपल, पोटेंशियल उसका लेंथ पे डिपेंड करता है, तो इसलिए लेंथ बढ़ाने से उसका इंक्रीज करेंगे लेंथ को, तो पोटेंशियोमीटर जो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 24 का बच्चों। अब आते हैं 25, किरचॉफ्स लॉ सेकेंड लॉ इज द कंसीक्वेंस। किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़े होंगे। किरचॉफ्स लॉ EMF के बारे में बताता है, नेट EMF, नेट EMF है ना, नेट EMF के बारे में बता रहा है। तो ये क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट। EMF क्या होता है? वोल्टेज एक तरह से होता है, और वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V बराबर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है, इसलिए वर्क क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। तो वर्क क्या कांस्टेंट होगा? मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। 26 क्वेश्चन नंबर में होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बच्चों ये अगला चैप्टर का भाग है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस में करते हैं? तो ट्रांसफार्मर में करते हैं, ट्रांसफार्मर में होता है। 27 नंबर में द फिनोमिनन इन विच EMF इंड्यूस्ड इन ए सिंगल आइसोलेटेड क्वाइल ड्यू टू फ्लक्स थ्रू द क्वाइल बाय मीन्स ऑफ वेरिंग द करेंट थ्रू द सेम क्वाइल इज। मतलब स्वयं जो क्वाइल पे जो EMF मैग्नेटिक फ्लक्स जो ये होता है और उसके वजह से जो EMF प्रोड्यूस स्वयं क्वाइल में होता है खुद वाला में, तो वो क्या होता है? तो उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। मतलब सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा प्रॉपर्टी है वो अपने ही क्वाइल के करंट का वजह से उसमें EMF प्रोड्यूस करता है, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। 27 का ये हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन बच्चों। 28 जो होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, ये एम्पियर सर्किट लॉ अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर फटाक के दे दोगे। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो ये जो यहाँ पे आंसर ऑप्शन होगा वही करेक्ट ऑप्शन, इसलिए बी इज करेक्ट ऑप्शन 28 का। 29 फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज एफ। द करंट इन ईच कंडक्टर
is double, then the force between them becomes. तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, ये अभी जस्ट मैंने फार्मूला लिखा था, दो पैरेलल अगर वायर्स लेते हैं और उसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें फोर्स एफ है, उसमें फोर्स एफ है। तो करंट इन ईच कंडक्टर इज डबल, करंट को डबल कर दिया जा रहा है तो फोर्स कितना होगा बच्चों। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फोर्स का जो फार्मूला होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फार्मूला अभी लिखे थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 बटा आर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन हो गया, ये हम लोग दिया हुआ है। अब बोल रहा है एफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, एफ मान लेते हैं पर यूनिट लेंथ है ना, पर यूनिट लेंथ को इमिट कर देते हैं एल को। अब उसके बाद बोल रहा है कि इसको करंट को 2 गुना कर दो, करंट को कितना कर दो, 2 गुना कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ द करंट इन ईच कंडक्टर इज डबल, करंट को अगर डबल कर देते हैं तो ये डबल हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, एफ डैश जो निकलेगा 2 डबल करंट को डबल कर देते हैं, 2I1 हो जाएगा इंटू 2I2 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे आर है, ये डबल हम लोग कर दिए बच्चों। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर तो यहाँ पे आप 4 हो जाएगा बच्चों, ये 4 हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट जो लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 म्यू नॉट 4 पाई 2I1I2 बटा आर। अब ये देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो 4 इंटू एफ, मतलब एफ डैश का जो वैल्यू होगा वो 4 टाइम्स होगा, जो शुरुआत वाला फोर्स है उसके 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो होगा 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत है बच्चों, ये सारे यूनिट होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का, गॉस, टेस्ला और स्टेट। तो यहाँ पे होना चाहिए नॉट के जगह में यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा बच्चों, नॉट हट जाएगा क्वेश्चन में। उसके बाद 31 का जो क्वेश्चन है, व्हेन ये चार्ज पार्टिकल इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तब। तो इसका जो होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं बदलता है, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इट्स वोल्टमीटर वन शुड कनेक्ट। कन्वर्ट अगर गैल्वेनोमीटर को करना चाहते हैं तो किससे कनेक्ट होना चाहिए, वोल्टमीटर के साथ। तो हाई रेसिस्टेंस के साथ हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। तो ऑप्शन ये होगा, हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन जो होगा, द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट इज। तो कौन होगा परमानेंट, तो जो एलॉय होता है वो परमानेंट मैग्नेट बनता है, जैसे स्टील है, बाकी नहीं है। तो इसलिए स्टील इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इंटू ये, आई का यूनिट होगा करंट मतलब एम्पियर, और ये एरिया होता है ये एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसलिए आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन नंबर हम यहाँ बात करेंगे 35 क्वेश्चन नंबर, वो अर्थ मैग्नेटिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा अर्थ मैग्नेटिज्म डिस्कवर्ड किया गया था। गिलबर्ट नाम का साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका डिस्कवर्ड किया था, गिलबर्ट, GILBERT। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।